नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे आज के इस कार्यक्रम में। कहते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है और ये मौसम भी हमेशा बदलता रहता है और इस बदलते मौसम में आती हैं बहुत सारी परेशानियां और बीमारियां। आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे कि बदलते मौसम में ये जो बीमारियां होती हैं इनसे हम कैसे बचें और ये आखिर होती क्यों हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं चिकित्सा अधीक्षक CSC चौकाघाट में कार्यरत हैं डॉक्टर फाल्गुनी गुप्ता जी। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का और ये स्टेज देने का, जिससे मैं सभी जनता को बता पाऊँ कि ये फ्लू मौसम में ये क्या क्या हम लोग को बचाव करने चाहिए, कैसे बचना चाहिए उससे आगे, और अगर हो जाए तो उसके लिए क्या इलाज और परामर्श करना चाहिए। मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं आपके सारे सवाल का जवाब मैं दे पाऊँ। जी निश्चित ही, हमें ऐसी उम्मीद भी है। मैडम, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जब भी मौसम बदलता है तो अचानक से घर में लोग बीमार पड़ने लगते हैं, जिधर भी देखो लोग बीमार होते हैं, इसकी वजह क्या होती है? मैं ज़रूर कहूँगी सबसे पहले हमें जो बताया जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, उसी को ही सोचते हुए पहले हमें घर और अपने घर के आसपास की चीज़ों को साफ़ सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। अगर वो चीज़ें नहीं रहेंगी तो उसी से ही कई तरह की बीमारी जो है पनपती हैं। उसी में एक बीमारी पनपती है जिसमें हम लोग जैसे चाहे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया आपका, या फ्लू से संबंधित और हो गई हमारी जैसे बीमारियाँ टाइफाइड जिसको हम लोग जानते हैं, सब चीज़ें। तो ये सारी कहीं ना कहीं बीमारियाँ, फ्लू से संबंधित जितनी बीमारियां सब इसी मौसम में पनपती हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश के पानी इकट्ठा होने के चांस रहते हैं ज़्यादा। आपके घर में, घर के आसपास पानी इकट्ठा होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो उसमें फिर जो ये सीज़न होता है, चाहे जितने भी कीटाणु होते हैं या मच्छर की, उनकी बढ़ोतरी होती है, उनमें जो है ज़्यादा पनपना होती है। तो उस वजह से उनके जो इकट्ठा होते हैं मच्छर के जो अंडाशय हैं या जो भी इकट्ठा होते हैं सब, तो उन कारणों के वजह से कई सारे की बीमारियों का ट्रांसमिशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए बताया जाता है कि जितने भी वेक्टर बॉर्न वाली जितने भी बीमारियां हैं, जितने भी संक्रमण होने की बीमारियां हैं, उससे बचाव के लिए हमें पानी से अपना इकट्ठा ना होने दें, आसपास किसी भी तरह की गंदगी ना फैलने दें, स्पेशली इस बदलते मौसम में। जी। और जब भी इस तरह की बीमारी किसी को भी होती है परिवार में, तो ज़्यादातर क्या करते हैं लोग कि खुद की ही दवाई शुरू कर देते हैं। वो समझ नहीं पाते कि ये सामान्य बीमारी है या फिर कोई गंभीर बीमारी। तो ऐसे में जिनको भी ये बीमारी, उन्हें क्या करना चाहिए? पहली बात, अगर कोई चीज़ बीमारी होती है तो मैं ये कहूँगी कि अपने निकटिए या पारिवारिक से डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, और कोई भी दवाइयाँ ऐसी ना लें आप उसमें कि आपके शरीर को, आपको और कोई नुकसान पहुँचाए। कि जैसे हम आज के टाइम पे हमने आम देख लिया है कि लोग बिना डॉक्टर के परामर्श के ही एंटीबायोटिक्स भी लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले चीज़ ये डाउट क्लियर करना चाहूँगी, ये जो बीमारियां हैं ये वायरल बीमारियां हैं, तो वायरल के लिए आप एंटीबायोटिक नहीं चलाओगे। एंटीबायोटिक्स हम चलाते हैं बैक्टीरियल बीमारियों के लिए। तो वायरल बीमारियों के लिए, उसके लिए अलग लक्षण के लिए बीमारियां जितनी भी हैं उसके लिए अलग परामर्श होता है। तो किसी भी तरह का अननेसेसरी कोई भी दवाई अपने स्वयं परामर्श से ना करें, अपने ज़रूर डॉक्टर से सलाह लेके करें। और जो फ्लू की बीमारियों रहती हैं उसमें अगर ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर अपने सलाह के हिसाब से उसमें एंटीबायोटिक अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर चलाएगा, लेकिन खुद से कोई भी इलाज परामर्श ना करें। और उसके साथ साथ अगर लगता है तो सबसे पहले हम घरेलू उपचार से शुरू करेंगे। पानी की मात्रा ज़रूर बढ़ा दें अपने इंटेक में। तो पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तो फ्लू के काफ़ी हद तक लक्षण उसमें भी कंट्रोल हो जाएंगे। यानी कि दैनिक जीवन में जो भी आप पानी पी रहे हैं उससे अधिक पानी पिएं। अधिक पानी पिएं और साफ़ पानी पिएं। अगर फ़िल्टर की उपलब्धता है तो फ़िल्टर से ही पिएं, और अगर फ़िल्टर की उपलब्धता नहीं है तो जो भी पानी आपको जो है सरकार द्वारा या सप्लाई द्वारा आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, या गांव में देखा जाए तो कुओं के माध्यम से भी लोग लेते हैं, तो उसको ज़रूर छान के या उबाल के रख लें, वही पानी पिएं। क्योंकि पानी पीना और पानी इकट्ठा करना दोनों चीज़ जो है, दोनों हम लोग को उस पर ध्यान देना है कि एक इकट्ठा ना हो आसपास, और दूसरा पानी जो पिए वो साफ़ पानी पिए। जी मैडम, एक ज़रूरी बात, इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये कम होने से बीमारियां होती हैं। तो ऐसा क्या करा जाए कि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो? जरूर, इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है कि वो हर चीज़ में काम आती है आपके। सारी बीमारियों से लड़ने के लिए एक आगे आपकी जो शील्ड की तरह प्रोटेक्शन करता है वो एक इम्यूनिटी ही होता है।
तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप देखते होंगे एक घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 को एक साथ बुखार आएगा या 5 एक साथ बीमार हो रहे हैं, तो क्योंकि हर इंसान की अपनी एक बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है जिसका काम इम्यूनिटी करता है। इम्यूनिटी हमारे अंदर जो वाइट सेल्स होते हैं, वाइट सेल्स उसमें हमारे काउंट कर जितना रहता है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी बीमारी से लड़ने की क्षमता है। तो उससे बचाव के लिए अगर आपकी इम्यूनिटी और अच्छी हो, सबसे पहले आपका घर का बना हर पोषण आहार लें, हरी साग सब्जियों का सेवन ज़्यादा लें, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट कम लें और पानी की मात्रा बराबर जितना है मौसम के आधार पे उसको बराबर लेते रहें और बाहर की चीज़ों को सेवन ना करें। कोशिश करें कि बाहर जैसे निकल रहे हैं तो सेवन ना करें उसका। मैडम, आप चिकित्सा अधिकारी हैं और आप एक दिन में बहुत सारे पेशेंट को देखती हैं, तो इन दिनों आपके पास जो भी बीमारी लेके आ रहे हैं उनमें क्या कॉमन है? हमारे पास आज के समय पे शुरू किया जाए तो बच्चे भी आ रहे हैं और जवान भी आ रहे हैं और बुजुर्ग भी और गर्भवती महिलाएं भी आ रही हैं जिसमें बुखार या सर्दी जुकाम के बीमारियां लेकर आ रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो लगातार अगर अनहाइजीनिक तरीके से रह रहे हैं तो उनमें खुजली या दानों की भी शिकायत लेकर आ रहे हैं हमारे पास। तो अगर कोई बच्चा हमारे पास लेकर आता है जिसमें बुखार या रैश रहता है उसमें, तो पहला हमारे पास, क्योंकि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के अंतर्गत है ये हमारा, तो हमारा शक होता है कि पहले हम उसका टीकाकरण की श्रेणी जान लेते हैं कि उसने अभी तक अपने सारे टीके लगवाए हैं कि नहीं लगवाए हैं, और अगर नहीं लगवाए हैं तो उसको हम कोशिश करते हैं कि उसका पूर्ण कराया जाए। और दूसरी चीज़, अगर पूर्ण है, अगर फीवर विद रैश उसको है, अगर संक्रमित है वो, तो उसकी हम एक जांच करा के उसका हम आगे लखनऊ के माध्यम से हम जांच करवा के सैंपल भेजते हैं कि कोई ऐसी संक्रमित बीमारी तो नहीं हो रही है जैसे कि खसरा, चिकन पॉक्स या कोई डिप्थीरिया, कोई अन्य बीमारी तो नहीं फैल रही है। तो उसकी भी जांच हम स्पेशली बच्चों में 5 साल तक के बच्चों में हम लोग ज़रूर करवाते हैं। फिर बच्चों के अलावा अगर रहता है तो परामर्श भी दिया जाता है उनको उसमें। बच्चों के अलावा अगर बड़े आते हैं तो उसके हिसाब से हम उसके लिए चाहे तो जैसे CBC एक कॉमन टेस्ट है जिसमें हम उसकी काउंट्स कितने हैं, WBCs की जांच करते हैं, उसकी इम्यूनिटी कितनी है, उसके प्लेटलेट काउंट सब जांच करते हैं। उसके अलावा जैसे मौसम के हिसाब से मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, आपका चिकनगुनिया टेस्ट, सारे आपके IgG, एलाइजा टेस्ट, हम लोग सब वो हमारे पूरा फीवर पैनल एक टेस्ट होता है वो जरूर कराया जाता है, जो कि सारे सरकारी अस्पतालों में आज के समय पे उपलब्ध है। यानी ये जितने भी ये टेस्ट हैं ये आपके सारे समस्त सरकारी, बनारस के समस्त सरकारी अस्पतालों में ये उपलब्ध है। तो ये अभी आपने बताया कि 5 साल के बच्चे हैं तो उनका है, ये जो भी 5 साल के ऊपर यानी जो वयस्क हैं इस समय पूरी तरह से, या फिर गर्भवती स्त्री हो गई, आपने बुजुर्ग भी कहा, तो क्या उन लोगों के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं हैं? जरूर, ये जांचें सभी के लिए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक श्रेणी को ही कराना है, हम सब में करा सकते हैं। और रही बात गर्भवती की, तो गर्भवती में अगर इस तरह के लक्षण आते हैं फ्लू के, तो हमें उसमें और ध्यान देना रहता है, क्योंकि वो मरीज हम मान के चलते हैं कि ये भी जटिल श्रेणी में है। क्योंकि अगर किसी को लंबे समय से बुखार किसी गर्भवती महिला को है तो वो चांसेस हो सकते हैं कि जो उसके भ्रूण में बच्चा है उसके भ्रूण में जो पानी की मात्रा है वो कम होने के चांस हो सकते हैं, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। तो वो कम होने के चांस भी हो सकते हैं, तो उसको देखते हुए, उसके रखरखाव देखते हुए हम लोग उनका अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं। जी। और तो ये जो अभी आपने गर्भवती स्त्री की बात कही, तो गर्भवती स्त्री को इसके अलावा और भी कई तरह की परेशानियां होती हैं, और अगर उनमें और क्या क्या रखरखाव या देख रेख करनी होती है गर्भवती स्त्री को, जब आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं तो आप उन्हें क्या सलाह देती हैं, किस तरह की दवाइयाँ करती हैं? गर्भवती महिला और धात्री दोनों के लिए मैं बताऊंगी। गर्भवती महिला को सबसे पहले ध्यान देना होगा कि अपना वही आहार जो है पोषित आहार लें, समय पे जो बताया गया है 4 बार या 5 बार दिन भर में 24 घंटे में खुराक वो लेनी है। पूरा दाल चावल रोटी सब्जी जैसे आहार बताया जाता है, घर का बना हर चीज़ खाएं, दूध का सेवन हो गया, पानी की मात्रा अपनी बराबर रखें उसमें। और उसके अलावा ये रहे कि अगर किसी भी तरह की समस्या आती है तो सबसे पहले अपने किसी निकटवर्ती स्त्री रोग विशेषज्ञ या निकटवर्ती अपने पारिवारिक डॉक्टर को या सरकारी अस्पताल में जरूर संपर्क करें। अगर उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो अपने निकटवर्ती आशा और ANM के माध्यम से भी आगे अपनी जांचें करवा सकते हैं उसकी। तो अगर किसी तरह के फीवर या अगर आपको लगता है कि आपको सर्दी जुकाम लगातार बना है, बुखार बना हुआ है या और कोई समस्या इसके साथ आ रही है, तो ज़रूर स्त्री रोग विशेषज्ञ दिखाएं, क्योंकि उस दौरान जैसे कि मैंने पहले बताया कि एमनियोटिक फ्लूइड कम होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो उसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है। और उसके अलावा आप ज़रूर अपनी जितना भी मैंने बुखार संबंधित जांचें हैं उसको ज़रूर कराएं और परामर्श ज़रूर लें, और अपने से कोई भी दवाई गर्भवती और धात्री के दौरान ना करें, उससे बच्चे को भी हानि होने के चांस हो सकते हैं।
मैडम, जब ये बदलाव होता है, ये बारिश के बाद का जो मौसम होता है, तो इसमें जो कई तरह की बीमारियां होती हैं, इनमें कुछ बीमारियां बड़ी कहने में आसान लगती हैं, जैसे अभी आपने कहा चिकनगुनिया हो गया और टाइफाइड, जैसे ये सब बीमारियां जल्दी पकड़ में नहीं आती, पर जिस भी रोगी को ये बीमारी होती है वो उसे पूरी तरह से घेर लेता है। तो ये बीमारी होने के संकेत क्या होते हैं, और हों अगर तो वो प्राथमिक उपचार घर पे क्या कर सके, उसके बाद वो दिखाएं? अगर आप हमारे दर्शकों को जरूर, अगर आपको कोई भी बुखार जो है, अगर हफ्ते 7 दिन या 7 दिन से ज़्यादा हो रहा है, जोड़ों में दर्द होना या पेट दर्द होना या उल्टी होना, जी मचलाना, अचानक से थकान जैसा लगना, कमज़ोरी होना, या और उसके साथ अगर आपने उपचार नहीं किया तो उसके साथ और भी दिमागी में भी असर आता है उसका, अगर आपने उपचार लंबे समय तक नहीं किया, अगर इस तरह के लक्षण मिलते हैं तो आपको तुरंत ही अस्पताल में परामर्श के लिए जाना होगा और जांच कराना होगा। उसमें फिर जांच से ही पता चलता है कि वो बुखार मलेरिया से संबंधित है कि टाइफाइड से संबंधित है कि डेंगू है कि चिकनगुनिया है, क्योंकि जो जोड़ों का दर्द और बुखार का जो संबंध है वो डेंगू में भी आपको मिलता है और चिकनगुनिया में भी मिलता है। लेकिन कुछ चीज़ें पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग डेंगू के लिए जांच कराते हैं, तो उसमें कंफर्म होता है कि जो उस मरीज को बुखार आया है कि वो किस वेक्टर बॉर्न डिजीज के उसमें आया हुआ है। तो ये चीज़ फोकस करते हैं, ये चीज़ फोकस करना है। ये मौसम इतना ज़्यादा होता है कि हर कोई घर में बीमार हुए जाता है। जैसे सर्दी जुकाम बुखार पर भी हम समझते हैं, कभी कभी जकड़न जो होता है कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और गले में अगर आप कुछ खाते हैं तो लगता है कि हम खा नहीं पा रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये हम लोग इसको सोर थ्रोट फेरिंजाइटिस कहते हैं इसको, जिसे सोर थ्रोट होता है। तो अगर किसी भी तरह का सर्दी जुकाम होगा तो ये हमारी जो सांस की नली है या खाने की नली है, इसमें भी इन्फेक्शन होने के चांस है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो हम बताते हैं वायरल होना कि अगर एक दूसरे को ट्रांसमिट होना, तो ट्रांसमिट हमारे या तो नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू इन्फेक्शन होगा। तो कोई भी इन्फेक्शन जाएंगे, जो उसके कण होंगे, पार्टिकल होंगे, तो वो हमारे या तो नाक की श्वास के नली के से जाएंगे या खाने की नली से जाएंगे। तो जहाँ ज़्यादा उनका संक्रमण होगा तो इस वजह से ज़्यादातर जो है सोर थ्रोट ही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बुखार के साथ साथ। उसके बाद अन्य लक्षण जोड़ दर्द और पेट दर्द, कमज़ोरी होना शुरू होती है। तो वही चीज़ है, फिर वही बात आ जाती है इम्यूनिटी की, किसकी किस हिस्से में इम्यूनिटी कैसी है उस पर डिपेंड करता है, और किस तरह का आपका खान पान है। अगर आपको बुखार है तो आप ठंडी चीज़ खा लिए तो पहले आपको गला ही पकड़ेगा, अगर आपने कोई बाहरी चीज़ खाई तो फिर पेट दर्द की शुरुआत होगी सब। तो वो आपके कैसा आपका दिनचर्या रहा है, आपकी बीमारी के आपने कैसा इलाज परामर्श शुरू किया है, उस पर निर्भर करता है। इस मौसम की ये भी एक समस्या होती है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि हाथ पैर में रैशेस होते हैं, बाल भी बहुत ज़्यादा असामान्य तरीके से बाल झड़ते हैं, या फिर और भी तरह की बीमारी है जो शरीर पर चकत्ते होते हैं। तो मैडम, इनसे कैसे बचा जाए, क्योंकि ये बहुत कॉमन है और लगभग ये सभी को होता है, असामान्य तरीके से बालों का झड़ना। ज़रूर, इस मौसम में जैसे मैंने पहले कहा कि प्रोटीन डाइट और आपके जितने भी मल्टीविटामिन डाइट है वो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी स्किन इन्फेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपने ऐसे तैलीय पदार्थ या कुछ ऐसा खाया, या कोई आपने कोई क्रीम या बहुत सारे होते ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप चेंज करते हो जिसका केमिकल रिएक्शन हो सकता है, समझ नहीं पाते। इस मौसम में आपको उसी तरह से यूज़ करना है, क्योंकि ये मौसम का जो हवा का रुख होता है उसमें अगर आप कोई भी हाई केमिकल चीज़ यूज़ करोगे तो वो उसका जो है अपोजिट रिएक्शन आपके बॉडी पे वो दिखाता है। तो इस वजह से बिल्कुल लाइट प्रोडक्ट यूज़ करें, लाइट कपड़े पहने, और अपने खाने पाने की मात्रा अगर आप बराबर रखेंगे, अच्छी रखेंगे, तो उससे आपको कोई भी एलर्जी रिएक्शन नहीं होगा। मैडम, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी? जरूर, मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ सभी लोग अपना जो है खाने पे ध्यान दें, घर का घना पदार्थ ही खाएं, और प्लस अपना अगर इस तरह से होता है तो प्लीज़ डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लें, अपना खुद परामर्श ना कराएं। तो देखा आपने, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर फाल्गुनी गुप्ता ने हमसे इतनी अच्छी जानकारी साझा की। मैडम, अपना समय कीमती यहाँ पर दिया आपने, हमें हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी बातें बताई, जानकारियाँ दी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मिलेंगे आपसे किसी और कार्यक्रम में, अभी के लिए नमस्कार।